गुड इवनिंग उल्लास, गुड इवनिंग योगी अनु। कैसे हैं आप सब? आते जाइए सभी लोग। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। ओके गुड। आज क्या पढ़ना है बताइए योगी अनु। आपको टॉपिक पता नहीं रहता है क्या पढ़ना है, बताइए क्या पढ़ना है आज। कंपैरेटिव में एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी, है ना? चलिए आ जाइए जल्दी से। 2-3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। यस यस योगी अनु, एनजीओ पढ़ना है आज हमको। आ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से। गुड इवनिंग निर्मला, गुड इवनिंग कोमल। पता है? ओके वेरी गुड कोमल अनु। आ जाइए जल्दी से। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे ना। कुछ चीजें हैं और नोट कर लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। फर्स्ट पेपर की आप लोगों की क्लास ओवर हो गई? क्यों कोमल? ओके गुड। गुड इवनिंग समृद्धि। तो कौन कौन क्लास में जो आया है आज सभी लोग, नोट्स कौन कौन पढ़ के आया था बताइए। नोट्स पढ़ के आए थे आप लोग कि नहीं? कोमल, समृद्धि, योगी अनु, गुलनाज। कोई नहीं आया है ना? थोड़ा बहुत देख लिया करो, टाइम नहीं मिलता क्या? टाइम नहीं मिलता है ना? अच्छा एनजीओ क्या क्या होता है बताइए कोई। पता है आपको एनजीओ क्या होता है?
अच्छा अभी ठीक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं गुलनाज। चलिए क्लास स्टार्ट करें। ओके गुड, क्लास स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से सभी लोग। वेलकम टू फिलर फॉर्म अगेन। आप सबका फिलर फॉर्म में स्वागत है। आइए जल्दी से। पेपर फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर आपको क्लास मिल रही है। आप सबको पता होगा कि एक ही सब्सक्रिप्शन में है ना दोनों। तो पेपर 1 भी आपके कहीं ना कहीं पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जेआरएफ के लिए। नोट्स आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, पीवाईक्यू आप लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का पबैट यूनिट खत्म हो चुका है, उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ आज की क्लास कुछ खास होने वाली है। कैसे, तो ये पता होगा। हम लोग जैसे ही यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग 5 या 3 क्वेश्चन करेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके ओके गुड गुड कोमल। ठीक है, हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, लास्ट में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा ले जाए। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है, आपके कोई नए फ्रेंड हो उन्हें आप हमारे कूपन कोड अतुल10 से अगर आप कोई भी फिलर फॉर्म का कोर्स परचेज करते हैं तो इसे आप यूज करें और 10% ऑफ है। ओके, चलिए देखो यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, बताइए। पहले तो देखो कुछ चीजें आप नोट करिए। पहले हम आपको कुछ चीजें नोट करा दें, फिर इस पे हम आते हैं। ओके, चलिए। रेड कलर देखे देखे बहुत दिन हो गए ना, आज चेंज कर दिया। चलिए, सबसे पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी क्या है। देखो, जो नागरिक समाज सिविल सोसाइटी है उसी के अंदर एनजीओ आते हैं। ठीक है, नागरिक समाज एक ब्रॉड है, ठीक, अम्ब्रेला टर्म है। इसी के नीचे एनजीओ आएंगे, प्रेशर ग्रुप आएंगे, जो भी संस्थान है वो भी आएंगे, जो भी कल्याणकारी संस्थान है वो सब आएंगे। किसके अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर। ओके, पहली बात क्लियर, आपका पहला पॉइंट। अगला आता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस शब्द से। तो ये सारी चीजें 18वीं शताब्दी के अंत में ये विचार आया। ठीक है, समाज कल्याण के लिए एनजीओ और क्या होना चाहिए, सिविल सोसाइटी। ठीक, कहाँ से आया तो याद रखेंगे, स्कॉटिश प्रबोधन से। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। कहाँ से आया, स्कॉटिश प्रबोधन से। ठीक, ओके। और एक शब्द याद रखेंगे किससे इसकी उत्पत्ति हुई, कोनोनिया, KOINONIA, कोइनोनिया। ठीक है, ये याद रखेंगे अगर पूछ लेते हैं बाई चांस। ठीक है, तो इसके लिए ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब आगे आते हैं। भाई अरस्तु को जब हम लोग WPT में पढ़ेंगे तो भाई वो तो मैन है। तो अरस्तु किन चीजों को क्या कहा इन्होंने, समाज सिविल सोसाइटी में किसे माना, सिविल सोसाइटी या नागरिक एनजीओ किसे माना, एक तरह से मानते हैं। तो अरस्तु का कहना है कि भाई जो समिति या समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है, और संस्थान के रूप में संदर्भित किया उन्होंने सिविल सोसाइटी में। ठीक है, ओके, यहाँ किसी का कोई डाउट, सब कुछ क्लियर है यहाँ। ठीक, पहले हम लोग कुछ जो चीजें हैं वो समझ लें, उसके बाद हम लोग एनजीओ को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ सबको क्लियर है, एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से। पहले हम लोग एनजीओ देखेंगे, फिर देखेंगे एनजीओ किसे कहते हैं।
उल्टा चलेंगे थोड़ा यहाँ, क्योंकि आप लोग एनजीओ तो जानते ही हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, बस उनके कार्य उनकी विशेषताएं उद्देश्य नहीं जानते, उन्हें हम बताएंगे। पहले एनजीओ के बारे में देख लेते हैं, जल्दी से बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एनजीओ हैं जैसे ह्यूमन राइट के लिए है, नोट कर लेंगे। ह्यूमन राइट के लिए एमनेस्टी, इंटरनेशनल, यहाँ हिंदी वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ओके, ये नोट कर लेंगे। कब बना? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। अगला नोट करेंगे आप, ये ह्यूमन राइट के लिए है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला ह्यूमन राइट के लिए ह्यूमन राइट वॉच, ये कब बना? 1970 में, न्यूयॉर्क। ये दूसरा हो गया। अगला है थर्ड, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जानते हैं? ऐसा रेड मार्क होता है ना, जैसा डॉक्टर के लिए होता है। रेड क्रॉस ये कब बना? 1863। कहाँ है? जेनेवा। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ह्यूमन राइट मानव अधिकार, ठीक। एमनेस्टी ये बना, ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क में 1970। रेड क्रॉस 1863। रेड क्रॉस मतलब आपके युद्ध में किसी महिला या किसी का मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये बना था, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए युद्ध के टाइम में बना थे, ये जनेवा में 1863। ओके, जैसे बच्चे महिलाओं को सहायता या सैनिक की सहायता के लिए ये था। यहाँ सबने नोट कर लिया? बताइए, यहाँ सबने नोट कर लिया? चलिए इसे रेजर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। इंडिया वाले जो हैं, भारत के जो एनजीओ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे सम्मान फाउंडेशन, ठीक है, गूंज फाउंडेशन, अक्षय ट्रस्ट, ये गरीबी से संबंधित है। गरीबों को सम्मान देने के लिए, गरीबों को अक्षय गूंज, जब बिहार में बाढ़ आई थी, ठीक है, आपदा के लिए हुआ था ये गूंज फाउंडेशन, ठीक है, बना था। इसे भी एनजीओ कहते हैं। अक्षय ट्रस्ट ये शिक्षा एवं भोजन के लिए है, ठीक है। और एजुकेशन फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में बना था स्माइल फाउंडेशन और उड़ान फाउंडेशन, ठीक, ये दो याद रखेंगे। बाल कल्याण के लिए कौन सा बना था? उदय फाउंडेशन और चिल्ड्रन फाउंडेशन। कौन है इसके? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। चिल्ड्रन फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी, ठीक, ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। और बकाया जो ग्रुप है या एनजीओ या सिविल सोसाइटी में जो संगठन है, उनको हम लोग जब वो पढ़ेंगे सामाजिक कल्याण वाला, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट में पढ़ेंगे हम वो चीजें। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? हम सब दो आगे बढ़े। एक चीज और यहाँ नोट करेंगे, यूएन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 71 ने एनजीओ के महत्व को स्वीकार किया कि एनजीओ एक समाज में होना आवश्यक है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूएन चार्टर के अनुसार किस आर्टिकल में एनजीओ के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो आर्टिकल 71, ठीक, ये महत्वपूर्ण है आपका। अब बताइए
आगे बढ़े, आप समझते हैं कि क्या है नागरिक समाज और क्या है एनजीओ। पहले हमने एनजीओ देखे, फिलहाल अब हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, एक बार थम्स अप दीजिए, बताइए जल्दी से। समृद्धि, कोमल, सिमरन, योगी, अनु, गुलनाज। ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से सब लोग, एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में संगठित किया गया या संदर्भित किया गया। ठीक है, थर्ड। फोर्थ क्या है? मीडिया। फोर्थ पिलर। ठीक है, जनता की, देखो सबसे पहले ऐसे समझते हैं एनजीओ क्या कार्य करता है, सिविल सोसाइटी का क्या कर्तव्य है। भाई वो ये देखता है जो समाज में दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वो न्याय मांगने की अवस्था में नहीं है, मतलब न्याय नहीं मांग पा रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, एक मदद या सहयोग के रूप में काम करते हैं। ठीक, इनका उद्देश्य ये भी होता है कि इनके शारीरिक कोई वो नहीं होते उद्देश्य कि हमें सत्ता में आना है, ये इनका ये भी नहीं होता है, इनके खुद के नियम होते हैं और इनके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही नहीं होती है इनकी। ये स्वयं इच्छा से काम कर देंगे तो ठीक है, नहीं कर देंगे तो भी ठीक है। ठीक, कई चीजें हैं जैसा कि हम लोग यहाँ देखते हैं, जनता के साझा हितों, मूल्यों और उद्देश्यों को व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, सरकार और वाणिज्य से अलग है, मतलब क्या है, इन्हें सरकार से कुछ लेना देना नहीं, इनके नेता नहीं होते हैं एनजीओ। ठीक है, एनजीओ एक संगठन के रूप में कार्य करता है, गैर सरकारी संगठन है। ठीक, इनके लाभ के लिए ये लोग अपने अलग से रिसोर्स देखते हैं, भाई चैरिटी के थ्रू आ जाता है इनके पास पैसा। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने भी अपने आप से कुछ वादा किया होगा कि हमारी जॉब लग जाएगी जब हम अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, सही से व्यवस्थित हो जाएंगे, तो हम भी समाज में कुछ योगदान देंगे, मदद करेंगे। मदद करेंगे तो आप डोनेट किसे करेंगे, आप डायरेक्ट किसी एनजीओ को देंगे, उसके थ्रू आपका पैसा जाएगा। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का एनजीओ बनाएंगे, एनजीओ रजिस्टर्ड भी होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं। या फिर आप छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो क्या होगा कि भाई दान दे देंगे थोड़ा बहुत। बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो आप अपने एज के सारे दोस्त इकट्ठा करेंगे, एनजीओ एक संस्था बनाएंगे, उसके थ्रू आप लोग मदद करेंगे कि हम गरीबों को अब शिक्षा फ्री देंगे, है ना। ये होता है। लोग वाग रिटायरमेंट की बात करते हैं अपना कि नहीं करते, बताइए। ठीक, तो यही चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें दान, विकास, एनजीओ, सामुदायिक स्वास्थ्य, महिला संगठन। अब इसकी बात क्या आती है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। सिविल सोसाइटी में देखो सब कुछ आता है, मैंने पहले ही बताया था सिविल सोसाइटी ब्रॉड है, अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, जैसे एक छाता होता है, छाते के नीचे सब लोग आ जाते हैं, वैसा ही ये है सिविल सोसाइटी। उसके नीचे कौन कौन आएगा, ट्रेड यूनियन आएंगे, प्रोफेशनल एसोसिएशन आएंगे, सोशल मूवमेंट आएंगे। ठीक, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कम्युनिटी आएगा, ग्रीन ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, सारे आएंगे, डेवलपमेंट आएंगे, चैरिटी आएंगे, सब कुछ आएगा उसके अंदर सिविल सोसाइटी के अंदर। ठीक है, देखिए जैसा कि संघ, यूनियन, सामाजिक आंदोलन, गठबंधन, ये सारी चीजें। नागरिक समाज की आवाजों को शामिल करना, हसीए पर रखने वालों और जिन्हें अक्सर नहीं सुना जाता है को अभिव्यक्ति देने के लिए आवश्यक है। मतलब क्या है, इसका समझ लेते हैं। नागरिक समाज का उद्देश्य या उसका कर्तव्य ये है कि जो दबे कुचले वर्ग हैं या जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही, जैसे मान के चलिए आप हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट सरकार से कुछ कह पा रहे हैं, बताइए। आप में से कोई भी डायरेक्ट सरकार को इस समय कुछ कह पा रहा है? इस समय नहीं, फिर भी पिछले समय में देखें, कभी किसी, जैसे हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, हमारी कोई भी समस्या है, तो हम डायरेक्ट क्या सरकार को बोलेंगे? सरकार हमें सुन लेगी? सरकार के पास जाने का एक सिस्टम होता है ना, डायरेक्ट एक एक व्यक्ति की तो आवाज सुनेगी नहीं।
आपका कोई संगठन या आप किसी संगठन में, जो संगठन जनता के हित में कार्य करते होंगे, वो आपके मुद्दे सुनेगा, तब वो संगठन सरकार पर दबाव डालेगा कि ये ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है, तब आपकी बात सुनी जाएगी। तो वही बात कह रहे हैं कि नागरिक समाज का जो कर्तव्य है वो क्या है, जिन लोगों की आवाज सुनी नहीं जाती, जिनकी आवाज हंसिए पर है, मतलब सुनना नहीं है, कि भाई उनकी आवाज सुनना भी जरूरी है। जैसे मान के चलिए खदानों में बाल मजदूरी, श्रमिकों का शोषण होता है कि भाई खुदाई चल रही है, उन्हें खाना प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, कोई भी संस्थान या कोई कार्य क्षेत्र है उस पर जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उनके लिए नागरिक समाज क्या करता है, उस कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या कोई भी पॉलिसी है, उसके लिए नागरिक समाज कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो उसका मूल्यांकन कौन करता है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कि ये कैसी पॉलिसी है, क्या है क्या नहीं है, करती है। तब इसमें कुछ गलतियां या कुछ सुधार होंगे तब वो गवर्नमेंट को बताएगी। ये होता है नागरिक समाज का काम। यहाँ तक सबको समझ में आया? बताइए, आगे बढ़े। वे बेहतर जागरूकता और अधिक सूचित नागरिक वर्ग की सुविधा प्रदान करती है। मतलब क्या है इसका, जब कोई भी व्यक्ति क्या है, कम शिक्षित है या जागरूक नहीं है, ठीक है, तो उसे वो बताएंगे कि भाई ऐसे से ऐसा होता है, उसे जागरूक करेंगे, उसके कार्य करा देंगे, उसकी आवाज सुनने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे कि भाई इसका शोषण हो रहा है, इसके बारे में सुनिए आप, ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, कई लोगों की है, ठीक। वो देखती है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट कुछ काम करती है तो उसके फायदे और नुकसान क्या है। कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना देती है और उसके फायदे भी गिना देती है लेकिन नुकसान नहीं गिनाती है, ठीक। जैसे मान के चलिए मुंबई में मेट्रो वाला हुआ था कि कई सारे पेड़ काटे गए थे, तो उससे नुकसान हुआ था, क्या, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, इसके लिए कई आंदोलन चले थे लेकिन अंत में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा होता है। जैसे किसी नदी पर डैम बनाया जाए, उसका पानी को डाइवर्ट करने के लिए और उसके आगे जो गांव है उनको पानी को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से ना प्रदान होने से कितना नुकसान है उस गांव। ये सारी चीजें हैं, ये लोग ये चीजें दिखाते हैं गवर्नमेंट को कि ये आप नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। ये जिम्मेदारी होती है नागरिक समाज की। जो मतदान के बेहतर विकल्प को चुनते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं और परिणाम स्वरूप सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। मतलब क्या है, राजनीति में भाग लेते हैं लेकिन सत्ता पर कभी अपना हक नहीं जमाते, सत्ता के लिए नहीं लड़ते। ये राजनीति में भाग लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट को जवाबदेही बनाएंगे कि आपकी पॉलिसी ये थी, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सरकार से जवाब मांगेंगे उनके कार्यों पर, ठीक। बताइए, यहाँ समझ में आया? कोमल, अनु, सिमरन, चोखाराम जी, गुलनाज, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है नागरिक समाज की भूमिका और महत्व। नागरिक समाज क्यों आवश्यक है, ठीक, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नागरिक समाज क्यों आवश्यक है उसके लिए देखें, सरकार की योजनाएं और परियोजनाओं का समर्थन करना। मतलब क्या, सरकार की अगर योजना अच्छी है तो समर्थन करेंगे, कोई भी अगर योजना परियोजना कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट उसका सही है तो समर्थन करेंगे, नहीं है तो उसके लिए कहेंगे कि ये चीजें आप ठीक करें, ठीक है, ये कहते हैं हम लोग। अगला, योजना प्रक्रिया में संचार को सुगम बनाना। मतलब जैसे अगर ट्रेड रेड है, कुछ भी है, तो आपका अगर संचार सही नहीं है तो सरकार से नागरिक समाज या एनजीओ कहेगा कि भाई इनकी कम्युनिकेशन प्लानिंग है वो सही की जाए, ठीक है, जिससे सब लोग आपस में सही से चले, ठीक। ये सारी चीजें। अगला आता है उचित योजना के लिए स्थानीय संसाधनों और पहलुओं का जुटाना। कोई भी योजना या कोई भी प्लान है तो जैसे मान के चलिए कोई भी सरकार वो चला रही है, कोई कैंपेन चला रही है, तो उस कैंपेन के लिए जो भी सुविधाएं हैं या स्थानीय संसाधन है वो होने चाहिए। जैसे मान के चलिए कैंपेन को छोड़िए, आपके यहाँ क्या है, गांव में एक मनरेगा होता है जिसमें 100 दिन की गारंटी होती है, काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो उस स्थान पर जब महिलाएं या कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उस स्थान पर ये स्थानीय सुविधाएं होनी चाहिए
कि अगर महिलाएं और उनके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई किसी को अगर चोट लगती है तो तुरंत वहाँ इलाज होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के लिए छाव या खेलने के लिए वहाँ कुछ थोड़ा बहुत स्थान या कोई खिलौने वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वंचित वर्गों के लिए वकालत, वंचित वर्ग मतलब दबे कुचले वर्ग, जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनके लिए आवाज उठाते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे खदानों में, कोयला खानों में जब कोई भी मजदूर काम करता है तो वहां जाके देखिए मजदूरों को सही से टाइम से खाना नहीं मिलता और उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, 15-15, 20-20 घंटे करते रहिए काम, क्योंकि वो फंस जाते हैं वहाँ, ठीक है। इन चीजों के लिए सोशल ऑडिट के माध्यम से सरकारी नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन, मतलब क्या है, सरकार की जो नीतियां हैं उनका मूल्यांकन करते हैं नागरिक समाज की, इनकी नीतियां कैसी हैं, कहाँ तक ये काम कर रही हैं, कहाँ तक नहीं कर रही, है ना। बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे आते हैं, विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता को सुगम बनाना, डेवलपमेंट हो हर जगह, शिक्षा सबको मिले, एक छोटे से छोटे एरिया में शिक्षा होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए वोकेशनल, ठीक है। तकनीकी सहायता, जैसे आज के टाइम में आप एकदम डिजिटल होते जा रहे हैं, है ना, तो सरकार का कर्तव्य है कि समय के साथ सबको बढ़ाना, और इसकी सरकार का ये कर्तव्य, इसकी जांच कौन करेगा, नागरिक समाज, एनजीओ देखेगा कि कहाँ क्या पहुंचा है क्या नहीं, है ना। भारत में नागरिक समाज का योगदान देख लेते हैं, जनहित याचिकाएं PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, आंदोलन, मीडिया की मदद से पैरवी आदि के माध्यम से समय समय पर सरकारी फैसलों को प्रभावित करना, ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर का था, बाबा आमटे को उनके योगदान के लिए 1991 में राइट लवलीहुड अवार्ड मिला, तो ये चीजें याद रखिए, ठीक। यहाँ बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, चलिए एक बार थम्स अप दीजिए। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, PIL, ये सारी चीजें हैं नागरिक समाज में, इसी के लिए बनाई है कि सरकार जवाबदेही हो, ठीक। आगे बढ़ा जाए, यहाँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सूचना का अधिकार राजस्थान में हुआ था सबसे पहले, ठीक। बाल तस्करी, केला सत्यार्थी, सेव द चिल्ड्रन, बचपन बचाओ आंदोलन 2014 में मलाला यूसुफ के साथ नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। LGBT एक्ट 2017 में SC की भारतीय दंड संहिता धारा 2370 को शून्य और शून्य घोषित किया गया। कुछ संगठनों में नाज फाउंडेशन, ये सारी चीजें, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नागरिक समाज की है। इनके प्रति क्या सरकार को जगाए, सरकार को जवाबदेह बनाए, ठीक। ओके, गुड इवनिंग सोनिया, आप लेट हो गई है ना, क्लास जो पिछला है वो रिकॉर्डेड देख लेना, आगे जो टॉपिक है वो समझने की कोशिश करें आप, ओके। चलिए अब आते हैं एनजीओ। एनजीओ क्या है, एक एनजीओ या एक गैर सरकारी संगठन एक निजी संस्थान सरकार से स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट संस्थान है, सरकार इस पे कोई दबाव नहीं डाल सकती, बल्कि ये सरकार पर दबाव डालेंगे कि आपने ऐसा काम किया, इससे ऐसा नुकसान है या फायदे हैं तो आप बताइए हमें। सरकार एनजीओ के प्रति जवाबदेह है, एनजीओ को जवाब देगी, ठीक, लेकिन एनजीओ जवाबदेही नहीं होती, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। गैर सरकारी संगठन अनिवार्य रूप से गैर लाभकारी होते हैं, इन्हें लाभ से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट नहीं, ठीक है। समुदाय के विकास के लिए ये काम करते हैं, कल्याण के लिए काम करते हैं, सेवान्मुख संगठनों के रूप में काम करते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, ये समाज कल्याण के रूप में काम करते हैं, इन्हें कोई प्रॉफिट से लाभ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, प्राइवेट होते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, ओके। कुछ एनजीओ व्यक्तियों या परिवारों को बनाए रखने में मदद करने वाले स्वयंसेवकों का एक समूह होता है, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन या परिवर्तन लाने के लिए समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं, ठीक है।
यहाँ आपको हिंदी नहीं दिख रहा है ना? चलिए, कुछ ज्यादा है नहीं वहाँ। आज मैंने थोड़ा कैमरे का पिक्चर बड़ा कर दिया है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है, जो एनजीओ है, कुछ व्यक्ति मतलब एक संगठन के रूप में वो परिवार या व्यक्तियों की मदद करने के रूप में होते हैं, ठीक है। परिवर्तन की भी मांग करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वही है कि ये सीधा सा एनजीओ क्या करते हैं, सरकार को जवाबदेही बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना आप लोग। कुछ एनजीओ है, क्या है, कम्युनिटी बेस्ड गैर लाभकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित, समुदाय के ऊपर है, गैर लाभकारी होते हैं, ठीक है। जैसे संगठनों का वर्णन के लिए अक्सर उपयोग किए जाते हैं। बस गैर सरकारी है, ठीक है, गैर सरकारी की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष रूप से उनके कार्यों का वर्णन करते हैं। मतलब इनके कार्य जो है, एनजीओ या वेबसाइट पे जाएंगे, एनजीओ की गाइडलाइंस देखेंगे तो उनके कार्य रहेंगे कि अगर मान के चलो कोई भी एनजीओ है, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करता है तो वो एजुकेशन के क्षेत्र में ही कार्य करेगा। उसका काम है, ये है डायरेक्ट, वो बताएगा कि हम किसके रूप में काम करते हैं। जैसे कुछ एनजीओ आपने देखे, चिपको आंदोलन, वो पेड़ बचाव के लिए था। सेव द चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए। स्वास्थ्य के लिए रेड क्रॉस, तो ये स्वास्थ्य के लिए। मतलब एनजीओ जो होते हैं उनके काम होते हैं अलग अलग, ठीक है। अधिकांश एनजीओ मानवतावादी और सेवान्मुख और सामाजिक राजनीतिक सामाजिक सुधार के लिए काम करते हैं, ठीक है। इनका मतलब यही है यहाँ कि सारे एनजीओ जो होते हैं सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। हालांकि गैर सरकारी संगठन निगमों और नागरिक समाज के लिए पैरवी समूहों के रूप में भी काम करते हैं, ताकि राज्य स्तर पर दबाव बनाना और निर्णय कानून बनाने को प्रभावित करें। अब आता है, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव किस रूप में डालते हैं कि उनकी जो नियम बनाए, उन्होंने कानून बनाए, पॉलिसी बनाई, उनकी निगरानी करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे कि वो कानून या पॉलिसी सही है या नहीं। राज्य स्तर पर करेंगे, केंद्र स्तर पर करेंगे, ठीक है। एनजीओ तो अगर वो सही है, ठीक है, अगर गलत है तो सरकार को प्रभावित करेंगे उनसे कि भाई ये चीजें आपकी गलत है, सुधार कीजिए, इनसे नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। अगला आते हैं, गैर सरकारी संगठनों को कुछ देशों में गैर लाभकारी संगठन और राजनीतिक दलों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ ये है, कई देश ऐसे हैं, यूरोप के कंट्री हैं, वहां क्या है, एनजीओ को पॉलिटिकल पार्टी भी माना जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। और जो एनजीओ या सिविल सोसाइटी द्वारा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है या बातचीत होती है सरकार से और एनजीओ के बीच में, तो उसे लॉबिंग कहते हैं, ठीक है। ये दो शब्द याद रखेंगे आप। लॉबिंग किसे कहते हैं, एनजीओ और सरकार के बीच में बातचीत होती है, ओके। हाँ, यहाँ बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? सोनिया आपको आया समझ में? सिमरन, कोमल, गुलनाज, योगी अनु, समझ में आ रहा है? बताइए, यहाँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है? किसमें कह रही है सोनिया? देखो, एनजीओ और सरकार के बीच में जो बातचीत होती है, एनजीओ या सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में जो बातचीत होती है, जो दबाव होते हैं या जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार और एनजीओ के बीच में बातचीत होती है, उसे लॉबिंग कहते हैं, ठीक है। एनजीओ द्वारा सरकार पर दबाव बनाना, ओके। यस, LOBBING, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, क्या करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, मुनाफे के लिए कार्य नहीं करते हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते, इनके अलग ही नियम होते हैं, है ना। और इनके स्पष्ट उद्देश्य एवं परिभाषाएं होती हैं। ये पंजीकृत भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं, मतलब इनफॉर्मल भी होते हैं और रजिस्टर्ड भी होते हैं। वे निजी होते हैं, अर्थात सरकार से अलग होते हैं,
ठीक है, देख लेते हैं यहाँ। मालिक या निदेशकों को उत्पन्न मुनाफा वापस नहीं करते हैं। ठीक, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। परिभाषित लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ पंजीकृत संगठन या अनौपचारिक समूह होते हैं। निजी है, सरकार से अलग है। ठीक है, ये चीज यहाँ कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। अब उनमें कुछ देख लेते हैं बेस्ड, किस पर बेस्ड है, कैसे कैसे काम करते हैं एनजीओ। सेवा, दान देकर भाग लेना, अधिकारिता या प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण, वकालत, परामर्श, अनुसंधान, रिसर्च, आस्था आधारित या धार्मिक आधारित संगठन। इसका मतलब क्या है? सर्विस के रूप में कभी कभी काम करते हैं, मदद देते हैं, दान करते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, ठीक, अधिकारित वकालत करते हैं, ठीक है, अधिकारिता, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के रूप में काम कराते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं किसी को, जैसे रोजगार दिलाने के लिए तो फ्री ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद रोजगार भी देते हैं, प्लेसमेंट भी कराते हैं। परामर्श, कंसल्ट, वकालत, किनकी वकालत करते हैं? जिनका शोषण होता है उनकी वकालत करते हैं, फ्री फ्री उनके वो लड़ते हैं कानून केस ना, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। परामर्श करते हैं मतलब कंसल्टेंस कंसल्ट करते हैं, ठीक, रिसर्च करते हैं कई चीजों पर, एकदम फ्री करते हैं ये लोग। आस्था एवं धर्म आधार, धर्म के रूप में भी कभी कभी एनजीओ काम करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। संचालन के स्तर, संचालन के स्तर में हम लोग देखेंगे ये किस रूप में संचालित होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं। समुदाय आधारित संगठन, समुदाय आधारित संगठन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? समुदाय के रूप में, मतलब एक ग्रुप के रूप में, ग्रुप होते हैं, ठीक, कई कम्युनिटी के, भाई ये कम्युनिटी कोई हिंदू मुस्लिम ऐसे संगठन के आधार पर उनकी मांगों के रूप में कार्य करते हैं एनजीओ। ओके, शहर भारत के अंदर, शहर के अंदर जो संगठन होते हैं, पहले क्या होगा, एक कम्युनिटी समुदाय के अंदर होंगे संगठन, फिर एक शहर के अंदर संगठन होंगे, शहर की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। एक राज्य के स्तर पे काम करते हैं जो राज्य की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं जो राष्ट्र की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। और एक अंतरराष्ट्रीय होते हैं जो नेशनल लेवल पर काम करते हैं, जैसे कार्बन के लिए होता है, ठीक, इन्वायरमेंट के लिए एफएफ सुना है, ये संगठन है जिसपे गौरिल्ला बना रहता है, शायद भालू बना रहता है, देख लेना इसे, ठीक। ये सारे संगठन होते हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सिविल, कम्युनिटी, सिटी, ठीक है, इन चीजों, इन सब के लेवल पर संगठन होते हैं। अब यहाँ बताइए, आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बताइए जल्दी से। योगी अनु, सोनिया, सिमरन, गुलनाज, ओके गुड। विशेषता, यही कह रही ना योगी, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये। ओके, चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो, एनजीओ जो होते हैं, पहला टॉपिक देखिए, मालिक या निदेशकों को उत्पन्न मुनाफा वापस नहीं देता। अगर आप दान करते हैं और वो मदद करते हैं, ठीक है, या उनमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो रिटर्न नहीं करते,
ठीक है, वो उसे अपने एनजीओ मदद के रूप में फिर से लगा देंगे। ठीक, अगर वो रिटर्न कर देंगे तो फिर एनजीओ होगा ही नहीं, तो फिर बिजनेस पॉइंट हो गया ना। पहला आया समझ में। ये स्वशासी है, मतलब इनके स्वयं के कानून होते हैं, स्वयं के नियम होते हैं। ठीक है, और अगला मतलब क्या है, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता, मतलब सरकार इन पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का, कि सरकार कहेगी आपके ऐसे नियम नहीं, क्योंकि ये सुशासी है, क्योंकि ये सरकार पर दबाव डालता है कि आप सही काम करें, आपकी पॉलिसी का ये मूल्यांकन इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर सरकार के कोई नियंत्रण नहीं है। इनके देखो, एनजीओ के और गवर्नमेंट के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों अलग है। ठीक है, ओके। अगला है एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ होते हैं। जब आप अपना एनजीओ बनवाएंगे तो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, तभी आपको कहीं से चैरिटी फंड मिलता है। ठीक, एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं और कई एनजीओ अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। अब रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, जैसे स्टेट लेवल पर कोई एनजीओ, अब ऐसा नहीं कि हम 4 लोगों ने या 10 लोगों ने ग्रुप बनाया और हम कहें हमें दान दो, हम आपको क्या देंगे, हम हमें दान दो, हम दूसरों की मदद करेंगे। तो भाई, अब आप रजिस्टर्ड नहीं है और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने अपने उद्देश्यों को बताया नहीं कि हमारा ये उद्देश्य है, हम इन लोगों की मदद करेंगे, तो आपको फंड मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, पता नहीं आप पैसा लेके भाग जाओ। तो एक रजिस्टर्ड जो एनजीओ होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो एजुकेशन के मामले में है रजिस्टर्ड तो एजुकेशन के क्षेत्र में ही कार्य करेगा। ठीक है, अगर बच्चा तस्करी में है, ठीक है, बाल तस्करी में है, तो वो बाल तस्करी के रूप में ही कार्य करेगा। वो देखेगा कि बच्चों की कहीं तस्करी तो नहीं हो रही, इस रूप में वो कार्य करेगा। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बताया था कि इनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे। इनकी जो गाइडलाइंस बुक होगी उसमें निर्देशिका होगी, उसमें मेंशन होगा कि इनके लक्ष्य और उद्देश्य ये है। पंजीकरण संख्या भी होती है इनकी, है ना। अगला आते हैं, ये निजी है, मतलब ये प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट है तो सरकार से अलग है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है, जवाबदेही, कि हम काम करें या ना करें। उनको अगर काम करना है आपके समाज कल्याण के लिए तभी वो काम करेंगी, नहीं करना है तो नहीं करेगी। सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे काम करना पड़ेगा जनता के लिए। एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो अगर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो शिक्षा के ही में करेगा। ठीक, इस प्रकार ये सरकार से अलग हो जाते हैं। ओके, यस यस पंकज साथी, यस, है ना, आया समझ में। चलिए योगी, अब आपको आया यहाँ समझ में। और किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बताया था भाई किस लेवल पर होते हैं, समुदाय लेवल पर, शहर के अंदर, राज्य, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, ओके कोमल, गुड। गुलनाज आपको, पंकज आपको, सबको समझ में आया है ना। चलिए, जब हम लोग सोशल मूवमेंट या न्यू सोशल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें और ग्रुप को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो फाउंडेशन है उनको पढ़ेंगे। ओके गुड सोनिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बने हैं इसमें। ठीक है, देखो अभी फिलहाल में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था हमने उसे यहाँ मेंशन नहीं किया है, हम आपको बता देते हैं। वहाँ पूछा गया था कि एनजीओ या सिविल सोसाइटी के कार्य क्या हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था, थर्ड ऑप्शन था शायद, कि शहरीकरण को प्राथमिकता देना या शहरीकरण के लिए कार्य करना। तो क्या हो गया था, उन्होंने पूछा था कौन सा गलत है, एनजीओ का कौन सा कार्य गलत है, ये एनजीओ नहीं कराता या सिविल सोसाइटी नहीं कराती।
तो शहरीकरण नहीं कराती है, शहर का कोई कार्य नहीं कराती, मतलब शहरीकरण के ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये व्यक्ति के हित के बारे में, व्यक्ति के कल्याण के बारे में कार्य करता है। ठीक है, ओके, वो लाएंगे हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन लाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। मतलब क्या है, स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच अंतर का आधार नहीं बनाता है। तो अंतर का आधार क्या नहीं बनाता है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो स्वैच्छिक संगठन में क्या होता है, सदस्यता होती है, अनुदान भी होता है, लोकोपकार भी होता है, लोगों के उपकार के लिए कार्य किए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है, आधार नहीं बनता है, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध। ठीक है, आए समझ, ओके गुड कोमल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दबाव समूह एमिकस क्यूरी। ठीक है, एमिकस क्यूरी क्या है, इट्स मीन प्रेशर ग्रुप में इस तकनीक का उपयोग कब किया जाता है, तो बताइए कोई। पंकज आप बताइए, कोमल, योगी अनु, गुलनाज, सोनिया, चलिए यहाँ देख लेते हैं। जब वे अपनी रुचि से संबंधित मामले दर्ज करते हैं तो वे न्यायालयों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय तक मतलब क्या है, कोर्ट तक पहुंच को कहते हैं। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग या इसका अर्थ क्या है, रुचि समूह या इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ठीक है, सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं प्रेशर ग्रुप, ये समझिएगा। तो दबाव समूह के लिए क्या है एमिकस क्यूरी, अपनी रुचि को न्यायालय तक पहुंच प्राप्त करना। ठीक है, ओके, प्रेशर ग्रुप में पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं पढ़ा था कि इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप पढ़ा था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, एमिकस क्यूरी क्या होता है। अगला देखें, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, बताइए। कोमल बाटी में कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है कि इतना कंटेंट हो जाता है तो लास्ट में क्वेश्चन रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें कंटेंट थोड़ा कम था, छोटा ही सा टॉपिक था। ठीक, वो तो इसलिए इसमें इतना मटेरियल रख दिया कि आपको समझाने के लिए एकदम सिंपल हो जाए, है ना। तो इसमें हमने क्वेश्चन भी रख दिए, क्योंकि उसमें आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते कैसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पंकज आपको आया समझ, पंकज साथी, पंकज साथी है ना, बताइए आप लोगों को आया समझ, आगे बढ़े। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन गैर पार्टी सामाजिक संरचनाओं मतलब नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन की विशेषताएं हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, उनके उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं। नॉन पार्टी मतलब एनजीओ के बारे में बात कर रहा है, देखो यहाँ भाषा चेंज कर दी, नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन। ठीक है, गैर पार्टी कौन होते हैं, एनजीओ ही होते हैं या सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के अंदर एनजीओ आता है, प्रेशर ग्रुप आता है। तो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, उनके उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं, लक्ष्य उनके परिभाषित होते हैं। ठीक है, वे लोगों की आजादी के लिए कार्य करते हैं, जिनका शोषण हो रहा है उनकी आजादी के लिए काम करते हैं। उनकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, आपको सदस्यता लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तीनों सही है। और चौथा कौन सा है, वे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं। वे कभी चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। सत्ता पर कब्जा करते हैं, नहीं करते हैं, सिर्फ वो सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ सरकार पर दबाव डालने के लिए कहा गया होता
तो चारों सही होते हैं हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन यहाँ तीसरा सही है। ओके, क्लियर, आगे बढ़े, बताइए यहाँ किसी का कोई डाउट है? योगी, पंकज, कोमल, गुलनाज, सोनिया, ओके कोमल, गुड। सिमरन, नो सर मतलब समझ में नहीं आया है ना, कि आया समझ में? मतलब आया है समझ में, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा एक चीज याद रखना, आज आप लोगों के पास फीडबैक फॉर्म आया होगा, आया था? तो आप लोगों ने फीडबैक दिया? किस किस ने दिया ये बताओ पहले। फीडबैक आप लोगों ने दिया? ओके गुड कोमल, बता देंगे, पहले बता देंगे हम, है ना? एकदम सरप्राइज टेस्ट नहीं होगा वो, पहले से अनाउंस किया जाएगा कि भाई आज टेस्ट है। तो फीडबैक दीजिए योगी अनु, फीडबैक दीजिए, जिससे हमें अपनी कमियां पता चले तो हम उनमें सुधार कर सकें, है ना? इसके लिए होता है फीडबैक। जरूरी नहीं कि आप अच्छा ही दें, जो भी है वो दें आप हमें। निर्मला दीजिए आप भी। ये फर्स्ट, सोनिया ये फर्स्ट क्लास नहीं है। अच्छा आपकी, हाँ सॉरी, आपकी फर्स्ट क्लास है, तब भी वो फीडबैक फॉर्म आप फिल करिएगा, जैसा भी है उसे आप दीजिएगा, तो उससे हमें ये पता चलता है हमें किन किन चीज़ों पे अपने आप पर काम करना है ना? तो वो हमें जितने जल्दी पता चल जाएंगे उन पर हम काम कर देंगे, तो हम अपने आप को और अच्छा बनाएंगे, इसलिए होता है फीडबैक। निर्मला आपको फर्स्ट पेपर का क्लास नहीं मिलता है, वो आपको ऐप पर ही मिलेगा लाइव, चेक कीजिएगा उसे, है ना? अगर आपने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ही परचेज किया होगा तो फर्स्ट पेपर नहीं मिलेगा। ओके गुड, बस लास्ट क्वेश्चन है योगी अनु, चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर जिसका भी कोई डाउट रहता है तो बताते हैं, ठीक है? पंकज, हाँ तो फिर जो भी होगा उसमें देख लेना, मुझे एक्चुअल में पंकज मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड में मेरे हिसाब से दोनों का एक ही है सब्सक्रिप्शन। हाँ तो दोनों होगा। निर्मला तो फिर चेक कर लीजिएगा, ओके? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें टेक्निकल टीम का नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु ऑथराइज डेवलपमेंट हेजमनी, मतलब विकास अधिपत्य, एनजीओज एंड द स्टेट इंडिया। ये बुक है डेवलपमेंट हेजमनी, ये किसने लिखी है? ठीक है, एनजीओ के ऊपर लिखी गई बुक है ये, एनजीओ, ये पूरी बुक है, सॉरी ये बुक का नाम पूरा ही है, डेवलपमेंट हेजेमनी एनजीओ एंड द स्टेट इन इंडिया। ये बुक आप याद रखेंगे, ये बुक किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? तो संगीता कामत, ठीक है? सोनिया रिकॉर्डेड क्लास आपको वहीं मिलेगी कंटेंट में, ठीक है? यस यस पंकज, ऑलरेडी आंसर हाईलाइट है, देखो फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, और आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए। जब हम लोग टेस्ट लेंगे उसमें पोल के थ्रू करेंगे, ठीक है? ओके ओके पंकज,
उसमें अभी हाईलाइट करना है क्या? क्यों पंकज? उसमें अभी हाईलाइट करें क्वेश्चन, फिर क्या होगा? लीक हो जाएगा पेपर, है ना? पेपर लीक हो जाएगा भाई। फिर तो जो क्लास भी नहीं आ रहे होंगे वो एग्जाम में आएंगे, वो कहेंगे ये सही है, फुल में फुल नंबर ले जाओ, है ना? चलिए, चलिए यहाँ क्लास ओवर होती है। अब आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो, या जो भी न्यू स्टूडेंट है उनका किसी का भी कोई भी डाउट हो, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है? सोनिया, उसके लिए हम अनाउंस कर देंगे पहले से ही, ऐसे एकदम से मतलब सरप्राइज टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है? आपको पहले बताएंगे, हो सकता है 2-3 दिन पहले अनाउंस कर दें, कि आप लोग तैयार हो जाइएगा, और बता देंगे कि कौन कौन टॉपिक पूछे जाएंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। यस यस कोमल, फिर पता, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे वहां हाईलाइट नहीं मिलेगा क्वेश्चन, वहां फिर कहेंगे सर वो क्या था कि वहां क्वेश्चन आंसर हाईलाइट नहीं थे, तो उससे कुछ नहीं होगा। ओके, गुड नाइट कोमल। ओके बाय। चलिए, किसी का कोई डाउट है? अच्छा, ये न्यू स्टूडेंट सोनिया, आपको क्लासेस प्रॉपर समझ में आ रही है? बस देखो पंकज, इसी इसी के लिए हम बोलते हैं कि भाई फीडबैक दो, जितने जल्दी आप लोग दोगे उतने जल्दी हम एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे। हम इसलिए क्लास में आपसे पूछते हैं आपको समझ में आया कि नहीं, और कई चीजें हैं कि भाई सीरियस होकर पढ़ानी पड़ती हैं, हर टॉपिक हम लोग मतलब एकदम मजाक में नहीं ले सकते, ठीक है? कोशिश करेंगे हम। अरे कोई बात नहीं पंकज, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने डायरेक्ट बोला, बहुत अच्छा, आपकी आलोचनाओं का स्वागत है भाई। कोशिश करेंगे, देखो क्या है, कंपैरेटिव में जितना हो सकता है मैंने किया, ठीक है? और करेंगे हम लोग, 1-2 क्लास और बची हैं, और करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया था टाइम के बारे में, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास के लिए, 6:30 वाली क्लास के लिए डिस्कस हुआ कुछ? बताइए, तो फिर मैं टीम से बात करूँ और फिर सुबह के लिए आपका एक सेशन रख दूँ। अच्छा, चैट बॉक्स में कोई नहीं कर रहा चैट? चलिए, तो यहाँ बताइए, सुबह में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो रेगुलर 3 क्लास रख दें, मॉर्निंग वाली, या एक सप्ताह में 3 रख दें। मंडे हो जाएगा, वेडनेसडे और फ्राइडे। बताइए, इन 3 दिनों में हम लोग एक 6:30 वाली क्लास रख लें मॉर्निंग। पंकज, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 6:30 में एक सप्ताह में 3 क्लास रहेंगे, 3 लेक्चर ले लेंगे सुबह सुबह। ओके ओके, यस यस पंकज, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ओके गुड। चलिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? ओके सोनिया, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके गुड गुड। ओके। अच्छा, ये सोनाली घोष, आप भी न्यू स्टूडेंट हैं? आपकी ये पहली क्लास है? सोनाली घोष। ओके, कोई बात नहीं पंकज, लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, है ना? वो भी जरूरी है ना, बच्चों को पढ़ाना।
यस यस, वही तो कोमल। सोनाली घोष, आपकी ये पहली क्लास है? तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि लास्ट में ज्वाइन किया क्लास? अच्छा, किसी स्टूडेंट का ये डाउट था सर, सिलेबस कितना हो गया क्या? किसका था ये? सोनिया शायद आपका था, है ना? तो आप लोग वहाँ जाएंगे कंटेंट में, वहाँ सारा टॉपिक पढ़ा है। पबेड हम लोगों का खत्म हो चुका है, यूनिट नंबर 9, और 4 होने वाला है एक दो दिन में, वो भी हो जाएगा। ठीक है सोनिया, कंपैरेटिव हो जाएगा एक दो दिन में, और हो सकता है 3-4 लेक्चर उसके भी लेने पड़े। यूनिट नंबर 3, तो हमारे 4 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट खत्म होने वाले हैं। ठीक है, बचते हैं 7, वो भी हम लोग जल्दी से करेंगे। चलिए, तो सुबह का टाइम हम लोग फिक्स करते हैं 6:30 AM। फ्राइडे को क्लास होगी, ठीक है। और सोनाली आप ध्यान दें, अगर आपका कोई इशू है लाइव ज्वाइन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आप जरूर देख लें। ठीक है, ओके सोनाली। चलिए, आप सभी के सारे डाउट क्लियर हैं, चलते हैं, है ना? अब किसी का भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना? या फिर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू कोमल। ओके, गुड नाइट सोनिया।